हे एवरीवन, आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आपको याद होगा आज से कुछ टाइम पहले मैंने ये वाली वीडियो अपलोड करी थी जिसमें यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नई सीरीज़ आ रही है हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें यह था कि सभी चैप्टर्स को मैं कंप्लीट कराऊंगा, समरी बताऊंगा सभी चैप्टर्स की हिस्ट्री के थ्रू एनिमेशन। बट इसमें टाइम लग रहा था इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में, बनाने में एनिमेशन के थ्रू। इसीलिए इस सीरीज़ को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विथ फ्यू चेंजेस। और वो चेंज क्या है कि सीरीज़ को एनिमेशन के थ्रू ना करते हुए हम पीपीटी बेस्ड करेंगे। आपको यहाँ पर स्लाइड्स देखने को मिलेंगी और इस पैन के थ्रू यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। बहुत ही मस्त सीरीज़ रहने वाली है, फॉलो कर लेना इसको। सभी चैप्टर्स आपके 30 मिनट्स के अराउंड कंप्लीट हो जाएंगे। ना इतना हम डिटेल में कर रहे हैं, ना हम इतना ज़्यादा एक तरीके से जल्दी में कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मीडियम लेवल में करेंगे। आपको सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, तो वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हो, सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। रही बात इस वीडियो की, तो इस वीडियो में आप देखोगे आपकी जो 12th हिस्ट्री की आपको बुक नंबर 1 देखने को मिलेगी, जिसकी इमेज यहाँ पर मैंने लगाई हुई है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम कवर करेंगे, जो कि है क्या, ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, 30 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर इस सीरीज़ को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, जब आप ये वाली बुक ओपन करोगे ना, आपको पता भी होगा टोटल 4 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, राइट। जिनमें से आज हम ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स, ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देन दिस चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, राइट। एक चीज़ बोलूँगा फाइनली स्टार्ट करने से पहले, नोटबुक ओपन कर लेना। ऐसा नहीं कि आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको यहाँ पर नोट्स अपने खुद के बनाने हैं। जो भी यहाँ पर चीज़ें मैं लिख रहा हूँ या जो भी आपको स्लाइड्स में देखने को मिलेगा, उन पॉइंट्स को आपको लिखना है, राइट। ये जो चैप्टर है ना, बेसिकली इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है ये किसके बारे में है, ये है हड़प्पन किसके बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ये जो चैप्टर है ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, राइट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये लोग बेसिकली मतलब किस तरीके से रहते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे सेटअप हुई, राइट। ये लोग इन लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, इनकी सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, यानी कि ये लोग खाते क्या थे, जीवन जीने के लिए कैसे वो अपने फूड को ऑब्टेन करते थे। इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे हमें पता लगता है कि सोशल डिफरेंसेस थे हड़प्पन सोसाइटी में। क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में वी विल टॉक अबाउट, राइट। वी विल स्टडी अबाउट दी स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, यानी कि ये लोग सामान बनाने के लिए, ठीक है, चीज़ों को मतलब जो भी ये सामान बनाते थे उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल होता था उसको कहाँ से लेकर आते थे। एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में वी विल स्टडी अबाउट सील्स, स्क्रिप्ट, वेट्स, सिविलाइजेशन का एंड कैसे हो जाता है, कैसे बाद में फिर इसकी डिस्कवरी होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे फाइनली एट लास्ट इनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में। तो काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो होता क्या है, 2600 बिफोर कॉमन एरा के आसपास, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे 2600 बिफोर कॉमन एरा आप देखोगे, राइट। इंडस रिवर के पास, यहाँ पर आप इंडस रिवर देखते हो जो कि चाइना से ओरिजिनेट होती है, इंडस रिवर, राइट, चाइना से ओरिजिनेट होती है। और इस रिवर को आप देख सकते हो, इंडस रिवर के पास एक सिविलाइजेशन सेटअप होती है और इस सिविलाइजेशन को हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। पहली बात तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है एडवांसमेंट, यानी कि आप क्या देख रहे हो, एडवांस देख रहे हो, मतलब एडवांसमेंट देख रहे हो, यानी कि किसी भी सोसाइटी में एडवांसमेंट आ रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस बन रहे हैं, उनकी सोसाइटी चेंज हो रही है। तो वैसे ही आप यहाँ पर देखते हो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इंडस रिवर के आसपास का, जो कि आप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बोल सकते हो। प्रेजेंट डे आपको इसमें पाकिस्तान का भी कुछ रीजन देखने को मिलेगा। इस रीजन के पास एक सिविलाइजेशन सेटअप होती है और इस सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। उसी के बारे में ये पर्टिकुलर चैप्टर है, जो कि 2600 बिफोर कॉमन एरा के आसपास सेटअप होती है, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं इनकी हम सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज के बारे में, यानी कि ये लोग जीवन जीने के लिए क्या खाते थे। तो हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि ये लोग ना फ्रूट्स कंज्यूम करते थे और वेजिटेबल्स भी कंज्यूम क्या करते थे, और ये लोग ग्रेन्स भी यानी उगाते थे। इससे ये समझ में आता है कौन कौन से ग्रेन्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जिसमें आपको मिल जाएगा भैया वीट,
आपको बारले यानी जौ मिल जाएगा, जिसकी इमेज भी आप देख सकते हो। लेंटिल मीन्स दालें, दालें आपको मिल जाएंगी। चिकपी यानी आपको चना भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, चना कह लो, छोले कह लो, राइट। अब यहाँ पर इससे ये समझ में आता है कि ये लोग एग्रीकल्चर क्या करते थे, बट वट आर दी एविडेंसेस, क्योंकि देखो हिस्ट्री ना, हिस्ट्री सोर्सेज पे बेस्ड है कि हमें कौन कौन से सोर्सेज मिल रहे हैं, कौन कौन से एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं हमें जो कि एग्रीकल्चर ये लोग करते थे वो बताते हैं, वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले ये जान लो कि जो भी ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है ना, वो मिली है आर्क्योबोटेनिस्ट के द्वारा। आर्क्योबोटेनिस्ट वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पहली बात तो आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं, और आर्क्योबोटेनिस्ट वो होते हैं जो कि एंशंट प्लांट के रिमेन्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। एंशंट जो प्लांट के रिमेन्स है ना, इनको स्टडी करते हैं, राइट। तो इनके अकॉर्डिंग हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। और आर्क्योजूलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि एंशंट किसको स्टडी करते हैं, एनिमल के रिमेन्स को, एनिमल के रिमेन्स को स्टडी करते हैं, राइट, उनकी बोन्स वगैरह को। और इनके अकॉर्डिंग ये लोग हंटिंग करते थे, साथ में एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी करते थे। और ये हमें कैसे पता लगा, ये हमें पता लगा उनकी बॉन्स के थ्रू, यानी हमें जो भी बॉन्स मिली हैं उनकी स्टडी करके। कौन कौन से हमें एनिमल की बॉन्स मिली है, हमें कैटल की मिली है, हमें शिप की मिली है, गोट की मिली है, बफेलो की मिली है, पिग की भी मिली है, साथ में हमें जो जंगली जानवर हैं उनकी हड्डियां भी मिली हैं, लाइक बोर यानी जंगली सुअर, डियर, घड़ियाल, ठीक है, यहाँ पर आप इसको घड़ियाल को देख सकते हो, राइट। हमें ना फिश और फाउल की बॉन्ड भी मिली है। इट मीन्स ये लोग हंटिंग भी कर रहे हैं, साथ में एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं। नाउ हमें आर्क्योबोटेनिस्ट ये बताते हैं कि भैया ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, बट वो एविडेंसेस कौन कौन से हैं, व्हाट आर दी एविडेंसेस जो कि हमें ये बताते हैं कि ये लोग एग्रीकल्चर करते थे। तो हमें ना ये टेराकोटा, जो कि टेराकोटा आप बोलोगे बेसिकली जो बर्न्ड क्ले होती है, उसका बना हमें ना बुल का स्कल्पचर मिला है। ये बुल का स्कल्पचर यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब देखो, इंसान उन्हीं चीज़ों को बनाएगा जिनके बारे में जानता है। तो ये हमें छोटा सा खिलौना टाइप मिला है, इसका मतलब वो लोग इसके बारे में जानते थे और ज़रूर से इसका यूज़ करते थे खेती में। हमें टेराकोटा का बना हुआ प्लो भी मिला है, जो कि कहाँ से मिला है ये आपको पता होना चाहिए, चोलिस्तान से, ठीक है। ये आप लिखते जाओ, चोलिस्तान एंड बनावली। चोलिस्तान आपको मिलेगा पाकिस्तान में, बनावली इज इन हरियाणा। ये टेराकोटा का बना हमें प्लो मिला है, जिसका मतलब बेसिकली ये लोग प्लो के बारे में जानते थे, इसका यूज़ करते थे खेती में। इसके साथ साथ हमें ना एक जोती हुई प्लॉट फील्ड भी मिली है, यानी जिसको जोता है। और ये कहाँ से मिली है, ये हमें मिली है कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ पर है, कालीबंगन इज इन राजस्थान, राइट। हमें ना मल्टीपल क्रॉपिंग के एविडेंसेस भी मिले हैं। इसका मतलब देखो, जब हम खेती करते हैं तो फरोज हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो फरो है ना, एक क्रॉप का फरो दूसरी क्रॉप के फरो को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये ना एक साथ क्या कर रहे हैं, और भी क्रॉप्स को उगा रहे हैं। इसका मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है। हमें एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाने वाले टूल्स भी मिले हैं, हमें इरिगेशन के एविडेंसेस भी मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं, हमें धोलावीरा से मिला एक तो एविडेंस। धोलावीरा किसका मिला है, एक वाटर टैंक का, यानी रेजरवॉयर, ठीक है, रेजरवॉयर। एक हमें मिला है कहाँ से, एक हमें मिला है शॉटू घाई से। शॉटू घाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर 1 मार्क्स। ये शॉटू घाई बेसिकली देखो, धोलावीरा आपको कहाँ पर मिलेगा, यू विल फाइंड धोलावीरा इन गुजरात। शॉटू घाई आपको अफगानिस्तान में मिलेगा। यहाँ से हमें कैनाल्स के एविडेंसेस मिले हैं, राइट। इसका मतलब इरिगेशन भी ये लोग करते थे। और हमें वेल्स के एविडेंसेस भी मिले हैं। आपको मोहनजोदारो में 700+ वेल्स मिल जाएंगे। दिस शोज कि भैया खेती होती थी, उसके बारे में ये जानते थे। अब बात करते हैं टाउन प्लानिंग की, कि इनके जो भी हमें शहर देखने को मिलेंगे उनको ये कैसे प्लान करते थे। तो सिंपल सी चीज़ है, इनके जो शहर थे ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ये मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसा पार्ट था, इस इमेज के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक ऐसा पोर्शन था जो कि ना हाइट पे बना हुआ था। यहाँ पर आप देखो, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, दिस वन, ये आपको जो देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट, ये है ऐसा पोर्शन जो कि हाइट पे बना हुआ था, हाइट पे बना हुआ था। और बाकी जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला, ये ऐसा आपको पोर्शन देखने को मिल रहा है जो कि हाइट पे बना हुआ नहीं है, राइट। इससे हमें ये समझ में आता है, देखो ये जो पार्ट है ना जो कि हाइट पे बना हुआ है, इसमें ये वाला जो है ना, इसका जो एरिया अगर आप देखोगे, मतलब छोटा सा एरिया है लेकिन हाइट पे बना है। और आप ये वाला जो एरिया देख रहे हो, इसका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट ये हाइट पे बना हुआ नहीं है।
इसका मतलब इनके जो भी टाउन्स होते थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। एक ऐसा पार्ट जिसको हम बोल देते हैं अपर टाउन, ठीक है, एक ऐसा पार्ट जिसको हम अपर टाउन बोलते हैं, और एक ऐसा पार्ट जिसको हम लोअर टाउन बोलते हैं। अपर टाउन वो वाला पार्ट हो गया जिसमें यहाँ पर हमें घर मिलेंगे किस पे, हाइट पे, ठीक है, घर कह लो, बिल्डिंग्स कह लो। और लोअर टाउन में हमें बिल्डिंग्स हाइट पे देखने को नहीं मिलेंगी, राइट। लेकिन अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसमें अगर मैं एक पॉइंट बनाता हूं तो एरिया मुझे देखने को मिलेगा, राइट, एरिया मिलेगा मुझे देखने को, स्मॉल एरिया मिलेगा, मतलब स्मॉल एरिया मैं कह सकता हूं। और ये फैला हुआ था किसमें, लार्ज एरिया में, राइट। इसमें आप और क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, हमें जो अपर टाउन देखने को मिलेगा, ऐसा माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि अपर टाउन में ना रिच लोग रहा करते थे, या फिर ऐसे लोग जिनका सोसाइटी में दबदबा ज़्यादा था। हो सकता है वो प्रिस्ली क्लास हो, या फिर हम कह सकते हैं राजा हो, या मर्चेंट्स हो, राइट। और इसमें हमें लोअर टाउन में देखने को मिलते हैं कॉमन मैन, ठीक है, आम नागरिक, कॉमन पीपल, मैंगो पीपल, मैंगो मैन, राइट, हमें ये देखने को मिलते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसको मैंने देखो इमेज के थ्रू बनाया, ये आपको हाइट का मतलब बेस देखने को मिल रहा है। ये बिल्डिंग्स हैं सारी की सारी, यहाँ पर आप देख सकते हो, दीज आर ऑल दी बिल्डिंग्स, राइट। ये यहाँ पर आपको लोअर टाउन देखने को मिलेगा, घर बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दिस इज़ द पार्ट ऑफ अपर टाउन एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लोअर टाउन। तो एक बार हम इसमें देख लेते हैं, मतलब नोट्स के थ्रू कौन कौन सी बातें हैं। तो देखो वही मैंने चीज़ें लिखी हैं, सीटाडल, इसको सीटाडल भी कहते हैं, याद रखना। दिस इज ऑल्सो नोन एज सीटाडल, राइट, यानी अपर टाउन को सीटाडल भी बोलते हैं। तो सीटाडल देखो हाइयर है बट स्मॉलर है, यानी छोटे एरिया में बना हुआ है बट ऊंचाई पे बना है। ये लोअर है बट लार्जर है, राइट। ये वॉल्ड है, यहाँ पर आप देख रहे हो, मतलब यहाँ पर आप इस इमेज को देखोगे, यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो ना, ये फोर्टिफिकेशन है, यानी कि किलाबंदी की हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो ना, ये देखो, इसको भी देखो, यानी लोअर टाउन हो या अपर टाउन हो, दोनों टाउन्स की इन्होंने किलाबंदी करी हुई है। इसको हम बोल देते हैं फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन हमें देखने को मिल जाएगी, इसको भी फोर्टिफाई किया हुआ है, वॉल्ड है। ये सेपरेटेड है फ्रॉम द लोअर टाउन, यहाँ पर आप देख सकते हो, वी कैन से कि भैया ये जो है ये सेपरेटेड है। यहाँ पर अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, ठीक है, फ्रॉम दी ब्लैक कलर देख लो आप, ये देखो ये सेपरेटेड है ना यहाँ से, ये देखो ये आपका हो गया अपर टाउन, और यहाँ पर आपका ये वाला हो गया क्या, ये आपका लोअर टाउन हो गया। तो ये सेपरेटेड है, ठीक है, थ्रू दी वॉल आप कह सकते हो, ओके। अब इसमें देखो, इसमें जो बिल्डिंग्स बनी है ना, वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनी हुई हैं, यानी कि ये जो आपको ऊंचा प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहा है ना, ये वाला प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर फिर ये घर बने हुए हैं, ये ना मड ब्रिक का बना हुआ था, मड ब्रिक्स। लेकिन जो घर बने हुए थे वो पक्की ईंटों के आपको देखने को मिलेंगे, बेक्ड ब्रिक के। और जब ब्रिक्स की बात हो ही रही है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनकी जो ब्रिक्स होती थी वो इक्वल साइज की हमें देखने को मिलती हैं, 4:2:1, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट। इससे ये समझ में आता है कि इन्हें मैथ्स की बहुत ही अच्छी नॉलेज थी और प्रॉपर साइज के ब्रिक्स बनाते थे। अब हम बात करते हैं इनकी, मतलब इसी का ही पार्ट है टाउन प्लानिंग का, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। हमें जो इनका ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड था, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें ये करते थे। क्या था देखो, घर से निकलने वाला नाला, ठीक है, गली के नाले को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता था, यानी कि ग्रिड पैटर्न बनाता था। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रिड पैटर्न, इसको हम ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी, मतलब कि इन शॉर्ट ये लोग ऐसा नहीं करते थे कि भैया घर बना लो उसके बाद देखेंगे नाला कहाँ से निकालना है। ये लोग क्या करते थे, ये लोग पहले ड्रेन्स को बनाते थे, ड्रेन्स को प्लान करते थे, उसके बाद हाउसेस अकॉर्डिंगली बनाते थे। इससे ये समझ में आता है कि ये लोग साफ सफाई को, क्लीनलीनेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, राइट। तो वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर जो हमें देखने को मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है इनका ड्रेनेज सिस्टम, राइट। और देखो क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे वो भी यहाँ पर मैंने लगाए हैं, सो दैट आपको इसको लेकर भी क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को भी देख सकते हो, यू कैन सी दी क्वेश्चन यहाँ पर। एक बार इसको आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लो, बाकी क्वेश्चन आंसर हम अलग से करेंगे। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करें तो इसको भी लेकर मैंने बहुत ही अच्छी इमेज बनाई है, जहाँ पर आप यहाँ पर इसको लेकर क्वेश्चन भी देख सकते हो। देखो क्वेश्चन 3 मार्क का भी बन सकता है, 8 मार्क का भी बन सकता है, राइट। तो वो हम देख लेंगे क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में। अभी आप खाली टॉपिक को पढ़ो, प्रैक्टिस करो, राइट, मतलब चीज़ों को समझो। घर कैसे होते थे, बीच में कोर्टयार्ड था, यहाँ पर आप इधर देखोगे ये कोर्टयार्ड है, ये पूरा का पूरा कोर्टयार्ड, राइट। रूम्स जो बने होते थे वो आपको साइड्स में मिलेंगे, ये सारे के सारे रूम्स हैं जो कि कॉर्नर में बने हुए हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी विंडो देखने को नहीं मिलेगी घर में,
यानी घर में कोई भी विंडो नहीं है, दीवार अगर आप देखोगे ना कोई भी विंडो नहीं होती थी। हो सकता है प्राइवेसी को लेकर ये मतलब चिंतित हो। एक और चीज़ आपको प्राइवेसी की देखने को मिलेगी, घर का जो मेन एंट्रेंस है ना, घर का जो आपको मेन एंट्रेंस देखने को मिलेगा वो इस तरीके से, यहाँ पर देखो ये घर का मेन एंट्रेंस है, राइट। अब कोई भी बंदा, मान लो ये गेट खुला हुआ है, अब कोई भी बंदा यहाँ से बाहर जा रहा है, मतलब बाहर से यहाँ पर से आप देख रहे हो गली में, ठीक है, इधर जा रहा है वो, और ये गेट खुला हुआ है, तो सामने ये दीवार आ रही है, सामने ये दीवार आ रही है, यानी घर में होने वाली एक्टिविटी वो नहीं देख सकता। उससे अगर अंदर जाना है तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे करके फिर अंदर जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये भी प्राइवेसी हम कह सकते हैं, इसको लेकर ये भाई बहुत चिंतित थे। आपको सेपरेट बाथरूम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको एक कमरे में कुआं भी देखने को मिल जाएगा जो कि ओपन था बाहर बाहर के लोगों के लिए, यानी अगर आम लोग जा रहे हैं तो वो पानी वगैरह पी सकते हैं, राइट। तो यही सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर नोट्स की फॉर्म में लिख दी हैं। एक बार आप वीडियो को करो पॉज और एक आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि लोअर टाउन मोहनजोदारो में प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, राइट। ये कोर्टयार्ड कई सारी एक्टिविटीज़ का सेंटर हुआ करता था। हमें यहाँ पर कोई भी विंडो देखने को नहीं मिलती है, वॉल्स में प्राइवेसी को लेकर कंसर्न है। अब ये वो वाला पॉइंट है गेट वाला, द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड, यानी इसको लेकर भी हमें पता लगता है कि प्राइवेसी को लेकर वो चिंतित हैं। वेल देखने को मिलता है, सेपरेट बाथरूम, स्टेयर केस भी, यानी अगर आपको सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर में जाना है तो उसको लेकर आपको जो सीढ़ियाँ हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी, राइट। अब बात करते हैं ग्रेट बाथ की, यानी आपको मोहनजोदारो में इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि ग्रेट बाथ है, रिचुअल रेक्टेंगुलर बाथ है, जिसमें आपको नॉर्थ साइड और साउथ की साइड सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी नीचे उतरने के लिए। और ये मोर्टार एंड जिप्सम का बना होता था इसका बेस, ताकि वाटर लीकेज ना हो। मतलब एक तरीके से ये आप कह सकते हो एक मतलब आप कह सकते हो कि भाई ये बाथ टाइप था, ठीक है। धरती में इन्होंने बनाया हुआ था, कुछ इन्होंने गड्ढा टाइप खोदा होगा और फिर इसको बनाया, और हो सकता है इनका इससे कोई रिचुअल जुड़ा हो, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ये हमें मिला है मोहनजोदारो के किस वाले पार्ट से, सीटाडेल से, ये बात आपको याद रखनी है, यानी अपर टाउन से, ठीक है। और पानी आसपास के कुएं से आता था इसमें। आसपास आपको इसमें कमरे भी मिलेंगे, राइट, जिसके एविडेंसेस हमें मिल तो रहे हैं, बट हमें इतनी क्लैरिटी नहीं है कि भाई उन कमरों का क्या यूज़ था। हो सकता है उसमें कपड़े चेंज किए जाते होंगे, इस बात में नहाया जाता होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें इतनी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज इनकी जो स्क्रिप्ट है अभी तक डिसाइफर नहीं की गई है। साथ में कुछ हमें वेयर हाउसेस के एविडेंसेस भी मिले हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिला है, हो सकता है वो वेयर हाउस हो, यानी कि स्टोरेज करने के लिए, मतलब चीज़ों को स्टोर करने के लिए। इससे ये समझ में आता है कि ये इतना उगा रहे हैं, इतनी खेती कर रहे हैं, इतना सामान बना रहे हैं कि इनकी नीड्स तो सेटिस्फाई हो रही हैं, साथ में ये बेच भी रहे हैं मार्केट में, यानी कि सरप्लस इकोनॉमी है इनकी, सरप्लस इकोनॉमी है, ठीक है। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होती है एक तो, कि भाई अपना ही पेट भर रहे हैं, इनकी इकोनॉमी सरप्लस इकोनॉमी थी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या हड़प्पन सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस थे कि नहीं थे। सोशल डिफरेंसेस का मतलब हमें ये देखना पड़ेगा इसमें कि हड़प्पन सोसाइटी में हमें सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। इसका मतलब कि हमें ना ऐसा देखने को मिलेगा कि हड़प्पन सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि काफ़ी अमीर टाइप के थे, कुछ हमें ऐसे मिलेंगे जो कि मिडिल क्लास टाइप के थे, या आप कह सकते हो कि भाई पुअर टाइप के लोग थे, और उनके जो रीति रिवाज थे, मतलब सोशल जो चीज़ें थी वो अलग अलग थीं। और इसको स्टडी करने के लिए आर्कोलॉजिस्ट क्या यूज़ करते हैं, मतलब कैसे पता लगाते हैं, वो बरियल्स को स्टडी करते हैं और आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करते हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। बरियल्स का मतलब होता है डेड बॉडी को आप किस तरीके से दफना रहे हो, उसका प्रैक्टिस क्या है। तो देखो ये लोग क्या करते थे, डेड बॉडी के साथ कुछ सामान दफनाते थे, राइट। अब आप खुद ही सोचो, आपको एक डेड बॉडी ए मिल रही है, इसके साथ आपको मान लो एक मिरर मिल रहा है या फिर एक मटका मिल रहा है नॉर्मल सा। एक आपको मिल रही है डेड बॉडी बी, जिसके साथ इन्होंने ज्वेलरी दफनाई हुई है, राइट। तो आप खुद ही सोचो, बी बंदा जो है वो अमीर रहा होगा, तभी तो उसकी डेड बॉडी के साथ ज्वेलरी हमें दफन देखने को मिली है, मतलब उसके साथ ज्वेलरी हमें मिली है। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि भैया सोसाइटी में इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, और ये बरियल्स को स्टडी करके समझ में आ रहा है। और सोशल डिफरेंसेस थे, वो हमें इस तरीके से समझ में आता है कि जो हमें बरियल मिलेगा ना देखने को, वो अलग अलग प्रकार का मिलेगा। कुछ
अलग तरीके से बने हैं, कुछ अलग तरीके से बने हैं। इसका मतलब हमें डिफरेंसेस तो देखने को मिल रहे हैं। अब दूसरा तरीका है सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस पता लगाने का आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करके। आर्टिफैक्ट्स मतलब जो भी सामान बनाए जाते थे। कुछ आर्टिफैक्ट्स हमें यूटिलिटेरियन देखने को मिलेंगे, कुछ लग्जरीज देखने को मिलेंगे। यानी कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स थे जिनको बनाने के लिए चीप रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता था, और ऐसे रॉ मटेरियल का जो कि आपको आसपास ईजिली मिल जाएंगे बहुत ही कम दाम में। फॉर एग्जाम्पल आपको कंस मिलेंगे, पोट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, राइट। तो कुछ जगह पर ये मिल रहे हैं, कुछ लोग इनको अफोर्ड कर पा रहे हैं, इट मीन्स नॉर्मल लोग भी थे सोसाइटी में, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि ऐसे आर्टिफैक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं जिनको लग्जरीज बोला जा रहा है, जो कि ऐसे मटेरियल से बन रहे हैं जिनको बाहर से मंगाया जा रहा है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, जैसे कि पोर्ट ऑफ फेंस। इसका मतलब भैया सोसाइटी में पुअर लोग भी हैं, मिडल टाइप के लोग भी मिलेंगे, पुअर मिडल आप कह सकते हो, और साथ में रिच लोग भी देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, और आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा ये थ्रू दी स्टडी ऑफ बरियल्स एंड लग्जरीज, या कह लो आर्टिफैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक की बुक सर्च कर रहे हो तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। दिस इज द बुक बाय ओसवाल पब्लिशर्स। ये बाय द वे हिस्ट्री की बुक है, इसको एक बार मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। काफ़ी बेस्ट बुक है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इस बुक में बेसिकली आपको सभी चैप्टर्स के ना शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप अपना रिवीजन कर सकते हो, और एग्जाम के लिए जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, जितने भी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, राइट। इसमें आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, यू विल फाइंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट। इवन आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे प्रॉपर मार्किंग के साथ में। पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएंगे जो भी पास्ट में क्वेश्चंस आए हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप आराम से अपना पढ़ सकते हो। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जिनमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनके भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर इस बुक में मिल जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया बुक है, इस बुक को आप बाय कर सकते हो। ये बुक आपको और भी बाकी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की भी देखने को मिल जाएगी। इस बुक का लिंक आपको, इन सभी बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है इन दी फॉर्म ऑफ टेस्ट, तो आप oswal.io पे आके, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ पर लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद ना आप अपना खुद का टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसका आपको एक टॉपिक का टेस्ट देना है, तो आप अपना खुद का टेस्ट जनरेट करके, वेदर इट इज ऑफ एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आप अपना खुद का टेस्ट जनरेट कर सकते हो। और उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको उस टेस्ट का यहाँ पर फीडबैक भी मिल जाएगा टीचर्स के द्वारा। तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है तैयारी करने के लिए। तो इस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन किस तरीके से किया करते थे, राइट। तो देखो, एक हमें साइट देखने को मिलेगी जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, चान्हो दारो। चान्हो दारो जो साइट थी ना, वो ये वाली जो पर्टिकुलर साइट है, ये फुली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डिवोटेड थी। यानी यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती थी। क्राफ्ट प्रोडक्शन का मतलब होता है सामान बनाना। अब ये लोग क्या क्या बनाते थे, ये लोग ना मोतियाँ बनाते थे, ये लोग शैल कटिंग करते थे, मेटल का कुछ सामान बनाते थे, सील मेकिंग करते थे, वेट मेकिंग करते थे, वेट्स बनाते थे। अब बीड किस तरीके से बनाते थे, बीड्स का मतलब होता है मोती, इस टाइप के। तो ये मोती बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते थे जो कि आपके सामने है, जैसे कि कार्नेलियन रेड कलर का ये एक पत्थर होता है, आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर हमें जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, ये कुछ प्रकार के स्टोन्स हैं। कुछ मेटल्स हैं लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शैल, फेंस एंड टेराकोटा, इन सभी का यूज़ करते थे। किसमें, बीड्स को बनाने में, मोती बनाने में। और चान्हो दारो साइट बहुत ही फेमस थी इन सभी चीज़ों के लिए, ये आप याद रखना। और बीड्स बनते थे अलग अलग शेप्स के, कोई आपको डिस्क शेप का मिलेगा, कोई आपको सिलेंड्रिकल का मिलेगा, स्फेरिकल मिलेगा, बैरल मिलेगा। इन पे डिज़ाइंस भी बनाए जाते थे, डेकोरेशन होती थी। और हमें चान्हो दारो, लोथल और धोलावीरा से ड्रिल्स भी मिली हैं। जैसे आज आप देखते हो ड्रिल मशीन होती है ना भाई, छेद करना है दीवार में, वैसे ही कुछ टूल्स होते थे छेद करने के लिए, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, जो कि आज के टाइप के नहीं होते थे। वो तो भाई ऑब्वियसली हम इतने पुराने समय की बात कर रहे हैं, तो लेकिन हमें तब भी देखने को मिले हैं। कुछ इनका टूल टाइप होता था। हमें कुछ शैल ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिले हैं। शैल ऑब्जेक्ट्स जो कि ऐसी साइड से लाए जाते थे जो कि पानी के किनारे थी, लाइक नागेश्वर, बालाकोट,
राइट। इससे ही क्या करते थे, लैडल बनाते थे, बैंगल्स एंड इनले। लैडल क्या होता है, लैडल आपको पता होगा ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिस मतलब इसको किचन में यूज़ किया जाता है। बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ, इनले आपको पता होगा मतलब डिज़ाइंस वगैरह बनाने के लिए। स्टोन्स, जैसे कि आप जब फ्लोर वगैरह बनवा रहे होते हो अपना, आज के टाइम पे भी होता है, तो उसमें फ्लोर जब बनवाते हो तो ऐसे मार्बल में कुछ चीज़ों को लगाया जाता है ना, कुछ प्रीशियस स्टोन्स वगैरह को डिज़ाइंस वगैरह बनाने के लिए। तो इस टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, राइट। अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता लगा कि भैया चानूदारो में क्राफ्ट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, यानी हाउ आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो आप आर्कियोलॉजिस्ट हो मान लो, राइट। अब आप देखो, आप किसी साइट पे गए, आपको ना कुछ चीज़ें मिल रही हैं, आपको रॉ मटेरियल मिल रहे हैं उस साइट से, आपको कुछ टूल्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसे सामान मिल रहे हैं जो कि अभी तक मतलब प्रॉपर फॉर्म में नहीं बने हैं, अनफिनिश्ड हैं, और कुछ वेस्ट मटेरियल मिल रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता लग जाता है कि एक जगह पे इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर सामान बनता होगा, तभी टूल्स मिल रहे हैं, तभी अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं जो बन नहीं पाए, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करते टाइम वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, स्टोन्स मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब भैया कुछ ना कुछ यहाँ पर मतलब गड़बड़ है और क्राफ्ट प्रोडक्शन होती होगी। इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं, राइट। अब हम ये देखते हैं, अब हमें ये पता लग गया कि क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी, लेकिन क्राफ्ट प्रोडक्शन जब हो रही है यानी आप सामान बना रहे हो, तो फॉर दैट यू रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स। अब ये रॉ मटेरियल आप लेकर कहाँ से आते थे, यानी ये जो हड़प्पन पीपल हैं कहाँ से लाते थे। तो कुछ ये रॉ मटेरियल ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लाते थे, कुछ ये बाहर के देशों से लाते थे, या कह लो सिविलाइजेशन से लाते थे। अब ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए फॉर 1 मार्क्स, कि शैल ये लाते थे फ्रॉम नागेश्वर एंड बालाकोट। लैपिस लाजुली जो कि आप देख सकते हो भैया, ये हमें देखने को मिल जाता है एक प्रकार का स्टोन, शॉटू घाई से लाते थे। कार्नेलियन, यहाँ पर ये लैपिस लाजुली है बाय द वे, ठीक है, यहाँ पर ये पैन इधर, राइट। कार्नेलियन लोथल से लाते थे। स्टियाटाइट जो कि सॉफ्ट स्टोन होता है फ्रॉम साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात। मेटल लाते थे ये राजस्थान से। कॉपर खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, ये ज़रूर आप याद रखना। और गोल्ड लाते थे फ्रॉम साउथ इंडिया, राइट। इनके लेकिन ना दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये आज का आपको ओमान देखने को मिलेगा, उस टाइम का मगन, दिलमन यानी बहरीन। और ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। ये आपको बहरीन देखने को मिलेगा, छोटा सा कंट्री, और यहाँ पर ये ओमान मिलेगा आपको। तो इन सभी कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन हुआ करते थे, हम व्यापार करते थे, और इसके एविडेंसेस भी हमें मिले हैं, राइट। एविडेंसेस के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हो कि देखो, मेसोपोटामिया में हमें हड़प्पन ब्लैक क्ले पोट मिला है। ये अब ये कैसे पहुंचा, अपने आप तोड़ के जाएगा नहीं भैया, कोई ना कोई पहुंचा रहा है, व्यापार हो रहा है इन सभी चीज़ों का, राइट। हमें यहाँ पर क्या है, जो ओमान का जो कॉपर है वो हमें हड़प्पा में देखने को मिला है, वो अपने आप तो जाएगा नहीं, ट्रेड हो रहा है। इवन जो हड़प्पन जो सील है ना, उनमें हमें बोट का सिंबल देखने को मिलता है। इट मीन्स ये लोग बोट के बारे में जानते थे और इसका यूज़ करते थे ट्रेड में। और मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है ना, मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है, उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर कर लिया गया है, और उनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया तो हमें उसमें एक वर्ड देखने को मिला है, मेलुहा। और ये माना जाता है कि मेलुहा जो वर्ड है वो हड़प्पन रीजन के लिए या फिर हड़प्पन जो पीपल हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। और उसमें ये लिखा है कि ये लोग सही फैरर्स हैं, यानी ये लोग नाविक हैं, ये नाव में जाने से डरते नहीं है, नाव के थ्रू ट्रेड करते हैं। तो हमारे बारे में कोई दूसरी सिविलाइजेशन के टेक्स्ट में लिखा जा रहा है, तो इट मीन्स हम लोग सी फैरर्स थे, यानी कि हम बेसिकली सी फैरर्स थे, नाविक थे, नाव चलाना जानते थे, उसका यूज़ करते थे व्यापार में। और हमारे रीजन को लिखा गया है मेलुहा, राइट। बाकी जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी कि ये स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं मटेरियल्स को प्रोक्योर करने की, मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड मटेरियल बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम ये बात करते हैं कि हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में अभी तक। अब बेसिकली यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि भैया ट्रेड बहुत ही प्रॉपर लेवल पे हो रहा है, घर बन रहे हैं, टाउन प्लानिंग हो रही है, तो इन सभी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या कोई राजा था हड़प्पन सोसाइटी में? तो देखो, इसको लेकर ना काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें इस प्रकार का एक स्कल्पचर मिला है फ्रॉम मोहनजोदारो, जो कि बोला जाता है प्रिस्ट किंग का है, मतलब इसको नाम दिया गया है प्रिस्ट किंग।
और ये ईशान भी पूछ रहा है कि भाई नाम क्यों दिया गया प्रिस्ट किंग, क्योंकि यहाँ पर कुछ आर्कोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस में डिबेट चल रही थी, बहस हो रही थी कि भैया ये प्रिस्ट हैं, कुछ बोल रहे थे किंग हैं, तो प्रिस्ट किंग नाम दे दिया गया। ये हमें मोहनजोदारो और बेसिकली हमें मोहनजोदारो में से तो ये मतलब मोहनजोदारो में हमें ये देखने को मिला है, राइट। इसके साथ ना हमें एक बिल्डिंग भी मिली है मोहनजोदारो में, जो कि माना जाता है कि हो सकता है ये पैलेस हो, मतलब पैलेस हो सकता है, बट इससे रिलेटेड ज़्यादा एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं। तो राजा को लेकर ना कि राजा था कि नहीं था हड़प्पन सोसाइटी में, इसको लेकर काफ़ी डिबेट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। हर आर्कोलॉजिस्ट अपने अलग अलग व्यूज़ को रखते हैं। कुछ आर्कोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग एक ही राजा था हड़प्पन सोसाइटी में, तो कुछ ये बोलते हैं कि भैया एक राजा नहीं था बल्कि हर साइड के अलग अलग रूलर्स थे, और कुछ ऐसा बोलते हैं कि कोई राजा था ही नहीं, हर कोई इक्वल स्टेटस एंजॉय करता था। यानी हम एक प्रकार का डेमोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिल जाता है जिसमें सभी लोग मिलकर इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लिया करते थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंशंट अथॉरिटी, कि भाई कोई अथॉरिटी है कि नहीं है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है कि नहीं है, राइट। और इस प्रकार का एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है 3 नंबर का, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस पार्ट। अब हम बात करते हैं हड़प्पन सील की, स्क्रिप्ट की और वेट्स की। तो हमें ये देखने को मिलेगा सील बेसिकली क्या होती है। सील का मतलब आपने देखा होगा ना कि आप जैसे क्ले है, राइट, क्ले में आप मान लो बोतल का ढक्कन ही मान लो, जब आप उसको बचपन में करते थे ना, उसके ऊपर दबाते थे, इंप्रेशन डालते थे उसका, तो वो बन जाया करता था। तो उसको आप सुखा दोगे तो वो सील बन जाएगी, यानी कि स्टैंप आप कह सकते हो, स्टैंप टाइप। और सीलिंग का मतलब ये प्रोसेस की करने वाला, कि जब आप इस बोतल के ढक्कन को इस क्ले में प्रेस कर रहे हो तो वो इंप्रेशन जो आएगा या जो वो प्रोसेस है उसको सीलिंग बोलते हैं। अब होता क्या था, हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से काफ़ी सारी सील्स देखने को मिली हैं, इस प्रकार की काफ़ी ज़्यादा मिली हैं, राइट। अब ये सील्स का यूज़ करते थे मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक बोरा है गुड्स का, वो मान लो कहीं पर भेजना है, राइट। तो आप क्या करते थे, मतलब ये लोग क्या करते थे बेसिकली, ये लोग यहाँ पर एक इन्होंने गांठ वगैरह बांधी, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर मान लो इन्होंने गांठ बांधी, ठीक है, और उसके ऊपर क्या करते थे ये लोग ना, एक जो सील है उसको वो क्ले को, वैट क्ले को चिपकाते थे, और इनका एक सिंबल होता था जो कि हो सकता है ये यूनिकॉर्न वाला सिंबल हो या इनका कुछ भी सिंबल हो सकता है। मोस्टली हमें ये सील मिली है ये वाली यूनिकॉर्न की, तो हमें ये लग रहा है कि भाई इनका हो सकता है ये सिंबल होगा, राइट। इसका ये इंप्रेशन देते थे। अब जब ये इसका इंप्रेशन दे रहे हैं तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई ये सामान कहाँ से आया है, ये सामान हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने भेजा है, यानी आइडेंटिटी पता लग रही है भेजने वाले की। और साथ में अगर ये सील टूटी नहीं पाई गई तो इसका मतलब सामान के साथ छेड़छाड़ भी नहीं हुई है। तो ये यूज़ होता था सील का, और सील का यूज़ किया जाता था एम्यूलेट्स में, यानी ताबीज में भी यूज़ किया जाता था, राइट। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही है 30 मिनट से, प्लीज़ कॉपरेट, बिकॉज काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, मैं नहीं चाहता कोई भी टॉपिक आपका छूटे। स्क्रिप्ट की बात करें, स्क्रिप्ट का मतलब होता है राइटिंग्स। अब ये जो राइटिंग्स है ये हमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स में देखने को मिली हैं, टेराकोटा टैबलेट्स ले लो, ज्वेलरी में ले लो, या कॉपर टूल्स के ऊपर। अब हमें ना इनकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर नहीं की गई है, मतलब उसके बारे में हम पता नहीं लगा पाए कि उसमें लिखा क्या है, इनका मतलब क्या है, इन सिम्बल्स का, इन साइन का मतलब क्या है, अनडिसाइफर्ड है ये। अभी तक हमें जो मिली है ना वो 26 साइन की मिली है, मतलब एक ऐसी हमें इंस्क्रिप्शन, ठीक है, या कह लो आप मतलब इंस्क्रिप्शन कह सकते हो जिसमें कुछ लिखा हुआ है, सबसे लॉन्गेस्ट 26 साइन की मिली है। और अगर हम ओवरऑल टोटल साइन देखें इस प्रकार के तो हमें वो 400 के करीब मिले, 375 से लेकर 400 हमें साइंस मिले हैं। और हिस्टोरियंस इनकी स्क्रिप्ट को एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट कहते हैं, यानी कि अजीब सी स्क्रिप्ट है, मिस्टीरियस है, समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप की है, क्योंकि अभी तक इसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, इसका मीनिंग नहीं पता लगा पाए हैं कि इसमें लिखा क्या है। और ये लोग लिखते थे राइट टू लेफ्ट। आप देखना, आप कभी भी लिखते हो, आप कैसे लिखते हो, आप लेफ्ट से राइट लिखते हो, ये लोग क्या करते थे, ये लोग राइट से लेफ्ट लिखा करते थे, राइट। अब हम बात करते हैं इनके वेट्स की। वेट्स मतलब हमें वेट्स भी देखने को मिले हैं, और ये वेट जो वेट्स होते थे ये क्यूबिकल होते थे, इनमें कोई भी मार्किंग नहीं होती थी, एक चर्ट नाम के स्टोन से ये बनते थे। इनका भी बेसिकली यूज ट्रेड में किया जाता था। और हमें 2 प्रकार के मिले हैं, कुछ तो ऐसे हैं वेट्स जो कि बाइनरी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कुछ डेसिमल सिस्टम को। बाइनरी में हमें ये नहीं पता कि भाई वो कौन सी यूनिट फॉलो करते थे, वो ग्राम फॉलो करते थे, वो किलोग्राम फॉलो करते थे, हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है। और जो ज़्यादा डिनोमिनेशन के बड़े बड़े वेट हैं वो डेसिमल सिस्टम फॉलो करते थे। बाइनरी का मतलब अगर एक वेट एक यूनिट का है ना,
ठीक है, तो दूसरा उसका डबल होगा, 2 होगा, फिर वो इसका डबल होगा, 4 होगा, फिर इसका डबल होगा। ऐसे करके हमें चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, मेटल स्केल पेंस यानी तराजू भी हमें मिले हैं, जो कि हमें बताते हैं कि भाई ये वेट्स की नॉलेज भी रखते थे। चर्ट नाम के स्टोन से ये वेट्स बनाते थे। लेकिन जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो 1800 आते आते 1800 बिफोर कॉमन एरा, इन चीज़ों में हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। यानी अब उस प्रकार के वेट्स वगैरह नहीं बन रहे थे, सील्स नहीं बन रही थी, ये जो इतना ट्रेड हो रहा था वो भी डिक्लाइन हो जाता है, हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी डिक्लाइन हो जाती हैं। ठीक है, अब उस प्रकार के जैसे पहले बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे थे वो बनने बंद हो जाते हैं। यानी इसके पीछे का रीज़न क्या था कि भाई क्यों हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो इसको लेकर कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, कई सारी एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं कि भाई ये रीज़न हो सकता है, ये हो सकता है। अब जैसे ईशान ने वो वाली मूवी देखी है मोहनजोदारो, अब इसे लग रहा है भाई बाढ़ आ गई थी मूवी के लास्ट में तो बाढ़ आई होगी, बट हमें नहीं पता कि एक्चुअली में हुआ क्या था। राइट, तो हमें बहुत सारे रीजंस मतलब इसके पीछे बताए जाते हैं। तो आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लिख सकते हो कि हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो गया हो, फ्लड्स कैन बी द रीज़न, रिवर्स का सूखना, डिफोरेस्टेशन, या फिर जो लैंडस्केप है उसका काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया गया था। राइट, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी किस तरीके से होती है। तो देखो, एक व्यक्ति हमें मिलेंगे अलेक्जेंडर कनिंगम, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ना पहले डायरेक्टर जनरल थे। इनका मानना था कि इंडिया की हिस्ट्री ना गंगा वैली से शुरू हुई है, और ये रिटर्न सोर्सेज पे ही बिलीव रखते थे। और ये इनका मानना था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है ना वो सिक्स्थ सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से शुरू हुई है। ठीक है, इन्हें नहीं पता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है नॉर्थ वेस्टर्न वाला, अंग्रेज उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे रेलवेज का। अब रेलवे कंस्ट्रक्शन के दौरान हमें ये वाली सील मिलती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स को, वो ला के अलेक्जेंडर कनिंगम को देते हैं। कनिंगम देखते हैं और जिस टाइम पीरियड की वो स्टडी कर रहे थे ना उसमें वो फिट करवाना चाह रहे थे। ये था इनका टाइम पीरियड, इसमें वो इसको फिट कर रहे थे कि भाई ये फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं मुझे सील का मेंशन मेरे रिटर्न रिकॉर्ड्स में मिल जाए, जो कि मुझे इस टाइम के रिटर्न रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा उन्हें नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, सील को बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन बाद में जब ऐसी सील्स हमें और भी मिलती हैं तो समझ में आता है कि भाई कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं, यानी इस सील का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो है। तो बाद में हमें देखने को मिलेंगे दयाराम साहनी, जो कि 1921 में हड़प्पा की खोज करते हैं, रखाल दास बैनर्जी 1922 में मोहनजोदारो की खोज करते हैं। फिर हमें फाइनली पता लगता है कि भैया अलेक्जेंडर जो कनिंगम को कन्फ्यूजन हो रहा था कि उस सील को लेकर कि वो सील किस प्रकार की है, किस टाइम पीरियड की वो सील है, वो फिट नहीं कर पा रहे थे अपने टाइम फ्रेम में जिस टाइम पीरियड की वो स्टडी कर रहे थे। ठीक है, 6th सेंचुरी BCE से लेकर 4th सेंचुरी CE की वो स्टडी कर रहे थे। तो फिर उसके बाद जब हमें ये पता लगता है तो 1924 में ऑफिशियली जॉन मार्शल डिक्लेयर कर देते हैं, पूरी दुनिया को बता देते हैं ऑफिशियली कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम की एक नई सिविलाइजेशन खोज निकाली है। राइट, और SN रॉय इन्हीं के बारे में बताते हैं कि भैया जॉन मार्शल ने तो इंडिया को 3000 साल पुराना कर दिया। बिकॉज पहले लोग मानते ही नहीं थे, पहले किसी को पता ही नहीं था कि इस टाइप की सिविलाइजेशन भी रह चुकी है इंडियन हिस्ट्री में। ओके, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। इनकी बुक का नाम आप याद रखना, इनका नाम है SN रॉय, इनकी बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। उसके बाद RM व्हीलर आते हैं जो कि एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे। ये भी मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रैटिग्राफी जो टेक्नोलॉजी है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रैटिग्राफी का मतलब होता है जब हम सॉइल की डिफरेंट लेयर्स को स्टडी करते हैं, वर्टिकल एक्सकेवेशन करते हैं वर्टिकली। राइट, तो RM व्हीलर इस चीज़ को करते हैं जिससे हमें और भी क्लैरिटी मिलती है। तो ये इन सभी व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है जिनके बारे में मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी है। सो मेक श्योर टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। एक बार वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हो, जो मैंने समझाया आपको वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी चीज़ें मिलती हैं उसको वो क्लासीफाई कैसे करते हैं। मान लो देखो, वो पहले ये देखते हैं कि भैया वो मटेरियल किस प्रकार का है। राइट, वो मटेरियल स्टोन है, क्या है वो, फिर वो देखते हैं उसका यूज़ क्या है। उसका यूज़ पता लगाने के लिए वो ना प्रेजेंट डे की चीज़ें भी देखते हैं। मान लो हमें ना कुछ सिलौटी बट्टा, आपने देखा होगा सैडल गन, उस टाइप का ऑब्जेक्ट मिलता है, तो आज के टाइम का वो देखते हैं कि आज के टाइम पे ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो इसका मतलब जो आज यूज़ हो रहा है हो सकता है वो लोग पहले से ही उस चीज़ को यूज़ कर रहे हों। ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब ऐसे अनुमान लगाया जाता है।
इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जब उसका फंक्शन पता लगाने के लिए, यूज़ पता लगाने के लिए देखा जाता है, ये देखा जाता है कि कॉन्टेक्स्ट मतलब कहाँ मिला है वो, कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में मिला है, उसकी प्लेस क्या है। वो मान लो हमें ड्रेनेज सिस्टम के आसपास मिला है, उनके घर में मिला है, कहाँ मिला है वो। और इसके साथ साथ ना आर्कोलॉजिस्ट ना इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे भी डिपेंड रहते हैं। मान लो देखो हमें ये पता लग गया कि भैया कॉटन ज़रूरी है, कुछ उगाते तो होंगे बट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिली हमें कॉटन की, बट कुछ कुछ एविडेंसेस मिले हैं। अब इसको साबित करने के लिए वो कुछ दूसरे इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे डिपेंड रहते हैं आर्कोलॉजिस्ट। फॉर एग्जांपल ये आप देखो, इन्होंने प्रिस्ट किंग ने ये शॉल पहना हुआ है, इससे ये पता लग रहा है कि ये शॉल है जो कि बना होगा बेसिकली, हो सकता है कॉटन का। इट मीन से कॉटन के बारे में जानते थे। तो इनडायरेक्ट एविडेंसेस के बेसिस पे भी मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं इनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में। हमें ना मतलब देखो जो भी चीज़ें आर्कोलॉजिस्ट को अजीब सी लगती हैं, जिनको वो समझ नहीं पा रहे होते हैं, उसको वो रिलीजियस कनेक्शन दे देते हैं कि हो सकता है ये चीज़ें इनके रिलीजन से, इनके रीति रिवाज से, रिचुअल से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल हमें प्रोटोशिवा सील मिली है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये प्रोटोशिवा पशुपति शील भी कहते हैं। इसमें आपको ये एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनोसोरस। नीचे आपको 2 डियर देखने को मिल जाएंगे। ये माना जाता है कि हो सकता है इनके एक फेस ये हो गया, 2 इनके 3 फेसेस हैं, ठीक है। तो इनको प्रोटोशिवा इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज जिन शिवा की आगे चल के पूजा होगी इंडियन हिस्ट्री में, उनका ये प्रोटोटाइप है, ठीक है। मतलब पहले वाला वर्जन आप कह सकते हो कि भाई पहले उनको इस फॉर्म में पूजा जा रहा है। ये ऊपर जो मैंने हाईलाइट किया ये इनकी स्क्रिप्ट है, जिसके बारे में यानी राइटिंग है, जिसके बारे में हम अभी तक पता नहीं लगा पाए कि भैया ये मछली टाइप ये सब क्या बना रहे हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं ये लोग इसमें, राइट। ये हमें इनकी मदर गॉडेस मिली है। बाय द वे ये हमें मोहनजोदारो से मिला है स्कल्पचर, मतलब सील। ये हमें जो मॉडल मिला है टेराकोटा का मिला है, ये मदर गॉडेस हैं। हो सकता है ये इनकी देवी हो। ये भी हमें मोहनजोदारो से देखने को मिली हैं। तो प्रिस्ट किंग के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन हो सकता है ये भी इनके रिचुअल से कनेक्टेड हो। ग्रेट बाथ के बारे में हम बात कर चुके हैं। हमें कालीबंगन, याद रखना, कालीबंगन और लोथल से फायर ऑल्टर्स मिले यानी हवन कुंड मिले हैं, तो ये भी इनके रिचुअल से कनेक्टेड हैं। मदर गॉडेस हमें मिली हैं फ्रॉम टेराकोटा की बनी है, ये याद रखना, मोहनजोदारो से मिली हैं। हमें हड़प्पन में ये वाली सील काफ़ी ज़्यादा मिली है। हो सकता है ये ऐसा एनिमल हो, यूनिकॉर्न, एक सिंगा एनिमल, जिसका इनकी रिलीजियस लाइफ में सिग्निफिकेंस हो, जिस एनिमल की यहाँ पर हो सकता है वर्शिप की जाती हो, पूजा की जाती हो। हमें इस प्रकार का ना देखो, ये जो हमें मिला है इसमें कुछ आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि भैया ये जो चीज़ है ये हो सकता है इनका कोई गेम टाइप है, चेस है या लूडो टाइप है। कुछ ऐसे बोलते हैं कि नहीं, ये जो कॉनिकल स्टैचूज़ है ना, ये कॉनिकल जो चीज़ें हैं ये लिंगा हैं, शिवलिंग है, जिनके आगे चल के शिवलिंग के फॉर्म में पूजा की जाती थी, मतलब की जाएगी, जो कि हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो हो सकता है इनका भी कनेक्शन हो इनके रिलीजन से, राइट। यहाँ पर आप देख भी सकते हो ये सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इन सभी के सभी पॉइंट्स को पढ़ लेना, बिकॉज रिलीजियस लाइफ के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये था पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर ये 30 मिनट में मुझे कंप्लीट करवाना था, बट आप खुद ही देख सकते हो हिस्ट्री है, काफ़ी वास्ट है, तो 40 मिनट्स लग गए। बट डोंट वरी, 35-40 मिनट्स के अंदर हम हर चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। चलिए फिर, आई होप आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। बहुत ही मेहनत लग रही है पीपीटी बनाने में, वीडियोस क्रिएट करने में। सपोर्ट कर सकते हो आप मुझे, काइंडली सपोर्ट मी। दिस सीरीज़ को भी आप सपोर्ट कर सकते हो वीडियो को लाइक करके, अच्छा सा कमेंट करके, शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ, और अच्छे से पढ़ के, राइट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।